नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। क्या महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी का अगला शिकार एकनाथ शिंदे है? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो अगला टारगेट है वो महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करना है स्वयं के दम पर पूर्ण बहुमत के साथ? ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ आपको अगले कुछ मिनटों में समझ में आ जाएगा। जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी और ठाकरे सरकार गिर गई थी, 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में जाकर माथा टेकने के बाद ये किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी, जिनका मुख्यमंत्री चेहरा देवेंद्र फडणवीस खुद हैं, वो बड़ी आसानी से एकनाथ शिंदे को भारत के आर्थिक राजधानी का राज्य महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के तौर पर दे देगी। लेकिन एक आश्चर्यजनक फैसला हम सभी के सामने था। महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे जी की सरकार बनी है, तब से लगातार महाराष्ट्र की जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार एकनाथ शिंदे के जो सहयोगी विधायक है या गुट है उनको तोड़ने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एकनाथ शिंदे की छवि को खत्म करने में लगी है। बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ पिछले 1 महीनों में घटे हैं। आप उन छोटे छोटे घटनाक्रमों को छोटे छोटे टुकड़ों में देखते हैं। शायद वो छोटे छोटे घटनाक्रम को आप उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे हैं जिस नज़रिए से हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर देखते हैं। मैं आज उन तमाम छोटे छोटे घटनाक्रम और उन टुकड़ों को एक साथ जोड़कर वो दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के जो दिन हैं अब बहुत कम बचे हैं। जब से ये सरकार बनी है, देवेंद्र फडणवीस लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा कंट्रोल प्रशासनिक अपने पास कर चुके हैं। भले कुर्सी पे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का उठना बैठना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या चलना है कहाँ जाना है, किस आयोजन में बैठना है किस में नहीं बैठना है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, वो सारा जो तय है वो देवेंद्र फडणवीस करते हैं। ये जग जाहिर है। मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एकनाथ शिंदे को अगर कुछ अपनी बात रखनी है तो एक बार वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ ज़रूर देखते हैं। इसका ये पूरा मतलब है, भले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो सिंगल तौर पर महाराष्ट्र को चला रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है, पूरी तरह से ऑफिशियली तौर पर देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से एक बार महाराष्ट्र में फिर से काबिज होना चाहते हैं। और इस काबिज होने के बीच में सबसे बड़ा जो राड़ा, सबसे बड़ा जो कांटा है वो खुद एकनाथ शिंदे हैं। ये बातें इसलिए भी शंका के दायरे में आती है क्योंकि जैसे जैसे घटनाक्रम 1 महीने में बीते हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब एकनाथ शिंदे को निपटा कर, सत्ता से बगल कर पूरी तरह से महाराष्ट्र की सत्ता कब्जा करना चाहती है। जिस तरह से 1 महीने के घटनाक्रम हुए हैं, उस घटनाक्रम को आप क्रम वाइज देखिए, आपको समझ में आने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर एकनाथ शिंदे को क्यों हटाना चाहती है। शुरुआत होता है 40 विधायकों के साथ में एकनाथ शिंदे गुवाहाटी दौरा करते हैं। वापस आने के बाद सरकार का शपथ ग्रहण होता है। उस दिन से आज तक बच्चू कडू जो इनके सहयोगी विधायक हैं वो लगातार नाराज हैं। इनके बार बार इनका जो असंतुष्ट है वो मीडिया के सामने दिखता है। इनको मंत्री पद का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया क्योंकि वो फाइल जो है वो भाजपा के कार्यालय के मेज पर अभी भी पड़ी हुई है। डिसीजन वहाँ से आया नहीं, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे उन्हें मंत्री नहीं बना पाए। यही प्रलोभन या यही जो वादा था वो बहुत सारे बागी जो विधायक थे उनसे किया गया था। धीरे धीरे उनका जो पेशेंस था वो ख़त्म होने लगा। अब ये मामला सार्वजनिक तौर पर आप बहुत सारे विधायकों के चेहरों पर देख सकते हैं कि जो बागी हुए थे मंत्री पद के लिए, लेकिन खेला यहाँ पर भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के अमरावती के जो विधायक हैं रवि राणा, वो लगातार एकनाथ शिंदे के गुट के लोगों के ऊपर हमलावर रहे हैं। बच्चू कडू के ऊपर भी इन्होंने पैसे लेने का आरोप लगाया। बाद में ये विवाद आपस में मिटा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक आपसी मनमुटाव है दोनों गुटों के बीच में, वो साफ साफ तौर पर सार्वजनिक तौर पर महाराष्ट्र की जनता देख रही थी। उसके बाद इन विधायकों को वापस से एक बार गाजर देने के लिए या एक तरह से लॉलीपॉप देने के लिए एकनाथ शिंदे फिर से गुवाहाटी जाते हैं। एक विशेष विमान से सारे विधायकों को लेकर वहां जाते हैं। वहां इनकी बैठक होती है, कामाख्या माता देवी में दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं यात्रा उन तमाम विधायकों को फिर से एक लॉलीपॉप या एक प्रलोभन देने के लिए था।
जैसे ही ये वापस आते हैं फिर एक बार चर्चा शुरू होती है कि महाराष्ट्र के जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसकी तारीख जल्द घोषित की जाएगी। लेकिन जैसे ही ये मामला तूल पकड़ता है कि वो तारीख कब होगी कि महाराष्ट्र में नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, उसी समय एक नया विवाद शुरू हो जाता है। वो विवाद है महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का। जी, वो ऐसे इंसान हैं जिनके महाराष्ट्र के कण कण में, महाराष्ट्र के हर एक जन के दिल में बसते हैं और वो एक दैवत की तरह, एक भगवान की तरह महाराष्ट्र की वीर भूमि पर पूजे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत राज्यपाल कोश्यारी जी लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमान करते रहते हैं। ये कड़ी केवल यहाँ नहीं रुकती है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा भी छत्रपति शिवाजी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र के अंदर सरकार होते हुए भी महाराष्ट्र के आराध्य देव को अपमानित करते हैं। ये केवल इसलिए किया जाता है कि एक विवाद छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर आम जनता के अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट है। एक बहुत सेंसिटिव मामला महाराष्ट्र की भूमि के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज रखते हैं। यही वो विवाद का कारण है जहां पर सरकारों पे उंगली उठने लगी। लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज के इस अपमान को लेकर, दोषियों पर कार्रवाई को लेकर मांग का जो दायरा था वो बढ़ता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति उदयनराजे भोसले और तमाम वो लोग जो इस परिवार से संबंधित है, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। दुर्भाग्य ये है कि ये सारे परिवार भारतीय जनता पार्टी के या तो पार्टी में हैं या उनको समर्थन करते हैं। ये जो रणनीति थी ये कहीं ना कहीं शिंदे साहब को कटघरे में खड़ा करती है। लोग उनकी कार्यक्षमता पर सवाल उठाते हैं। लोगों के बीच में ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे से नहीं संभाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब इस विवाद को लेकर एक देखा कि आम जनता बहुत गंभीर तरीके से सड़कों पर उतर जाएगी, फिर एक नया मुद्दा लोगों के सामने छोड़ दिया गया ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान का बदला बगल में रहकर वापस से एकनाथ शिंदे को टारगेट करने के लिए एक नया माहौल तैयार किया जाए। ये वही मुद्दा है जो पिछले 40 वर्षों से इस देश के महाराष्ट्र के राज्य में चल रहा है। वो मुद्दा है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक गांव बेलगावी का। ये वो गांव है, ये एक एरिया है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर आता है। जब इस देश में भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया गया तो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य बने। उसी के बॉर्डर पर एकदम सीमा पर बसा हुआ बेलगावी, जिसमें अधिकतर महाराष्ट्र के मराठी भाषिक लोग हैं, वो महाराष्ट्र में आना चाहते थे, लेकिन प्रांतवार रचना के हिसाब से वो कर्नाटक को दे दिया गया। ये विवाद हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के समय से अभी तक चला आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाद जब तूल पकड़ रहा था, इस मुद्दे को कम करने के लिए, इसकी तीव्रता कम करने के लिए अचानक से बेलगावी का कर्नाटक सीमा विवाद वापस से निकाल दिया गया। सोचने की बात यह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में खुद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होते हुए भी ये विवाद अब सड़कों पर उतर चुका है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। राज ठाकरे की जो सेना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, अब वो बसों के आंदोलन पर सड़क पर उतर चुकी है। जगह जगह कर्नाटक के बस तोड़े गए, कर्नाटक में महाराष्ट्र के वाहनों को तोड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया गया। अचानक से कुछ संगठन आगे आते हैं और इस आग में घी डालने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, देश का गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जो खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं, कर्नाटक में बम्बई जकर के जो सीएम है और कर्नाटक में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक ही सरकार में दो राज्य एक ही पार्टी के होते हुए भी क्यों लड़ रहे हैं? इसके बाद एक तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे उसमें ठाकरे सरकार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, मनसे हो, चाहे अन्य दल हो, ये तमाम लोगों को एक मौका मिल गया एकनाथ शिंदे पर सवाल उठाने के लिए। ये जो विवाद है लगातार एक के बाद एक, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि एकनाथ शिंदे से महाराष्ट्र संभल नहीं रहा है। कहीं न कहीं ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रचा जा रहा है ताकि लोगों के अंदर, महाराष्ट्र के आम जनता के अंदर ये भावना डाली जाए कि मौके पर चौका लगा के भले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन ये उनके कार्य क्षमता के बाहर का दायरा है।
महाराष्ट्र को अगर कोई संभाल सकता है तो वो केवल देवेंद्र फडणवीस है। शायद यही एक ऐसा माहौल बागी जो विधायक हैं उनके दिलों में भी डाला जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि जब तक आप भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामेंगे आपको मंत्री पद नहीं मिल पाएगा, भले शिंदे साहब कितना भी दबाव महाराष्ट्र पे बना ले। दूसरा दायरा ये है कि मेरे सूत्रों से ये खबर मिली हुई है कि बहुत जल्द जो 40 विधायक टूट के गए हैं, एक नई सरकार बनाई है जो बागी हुए थे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, अब उसमें से अधिकतर विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, जो बहुत जल्द ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और नए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की जो संभावनाएं बन रही हैं उसमें ये मंत्री पद लेंगे। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये एक नया जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, क्योंकि कर्नाटका में भी भाजपा, महाराष्ट्र में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, उसके बावजूद भी दो सरकारें एक विवाद को लेकर टकराई हुई हैं। ये चाहे तो मामला टेबल पर बैठकर हल किया जा सकता था, लेकिन एकनाथ शिंदे को बगल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बनाना भी भाजपा के लिए उतना ही ज़रूरी है। जब उद्धव ठाकरे जी की तबीयत खराब थी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अपने बेहतरीन काम पर थी, तो एकनाथ शिंदे ने वहाँ पर बागी होकर 40 विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने पहले गुजरात में, जो कि भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पर इन विधायकों की व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, जिसमें मुख्यतः मोहित कंबोज, इनके साथ लगातार बने रहे। आप तमाम लोगों ने समाचार चैनलों पे देखा, मोहित कंबोज और बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो देवेंद्र फडणवीस के एकदम खास व्यक्तित्व हैं, उन्होंने पहले सूरत, बाद में गुवाहाटी और फिर महाराष्ट्र में इस सरकार को बनाने में धन, बल और षड्यंत्र सभी का भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन एकनाथ शिंदे और उनके 40 भोले भाले विधायक ये भूल गए कि जो इंसान आपको गद्दारी कराने पर, बागी होने पर वो सारी सुविधा में हम उपलब्ध कराता है, जिस दिन वो चाहेगा महाराष्ट्र में सरकार बनाना, तो इन 40 में से भी वही लोगों को तोड़कर अपने पास शामिल कर लेगा। तो बहुत कम अंतर है, बहुत कम विधायकों की ज़रूरत है, उनको तोड़कर वापस से महाराष्ट्र में एक छत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल आम महाराष्ट्र के लोगों में है कि क्या अब सरकार गिरने की तरफ बढ़ रही है? क्या एकनाथ शिंदे को बगल कर देवेंद्र फडणवीस या किसी नए चेहरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी एक मतलब अपने दम पर महाराष्ट्र में फिर से सत्ता काबीज करेगी? क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर भावना भरी गई है कि जो 40 लोग टूट के आए हैं, उन्होंने पैसे लेकर एक गद्दारी अपने पार्टी के प्रति की, वो सक्षम नहीं है सरकार चलाने के लिए। और ये सारे जो कृत्य हैं, चाहे वो बच्चू कडू के नाराज़गी का हो, 40 विधायकों के अंदर असंतुष्टता का हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का हो, चाहे बेलगाम का मुद्दा हो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मोर्चे खोले गए हैं जहां पर रोज़ एकनाथ शिंदे पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो ये जो छोटा सा एक दृश्य है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। इससे शायद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगला कदम अब क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज़ तो तय है, गद्दारी और बागी, इसका जो अंत होता है वो हमेशा खराब ही होता है। ये इतिहास रहा है। तो शायद इस बार आपको एक नई गद्दारी और एक नया बागीपन महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, और एक उथल पुथल जो मची हुई है, इसका जो अंत है वो बुरा ही होना है। महाराष्ट्र एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है, ऐसी आशंका मुझे महसूस हो रही है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो माहौल और जो रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं वो इसी की तरफ इशारा करती हैं। देखते हैं आगामी भविष्य में महाराष्ट्र किस दिशा करवट लेता है। एक छोटी सी रिपोर्ट विनय दुबे की तरफ से। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।